Welcome to all engineers to our channel VRP ICT. Today we are going to discuss GTU Online Exam 1 question paper of Artificial Intelligence. These questions are memory based questions and their solutions we are going to provide. Means यहाँ पे हम GTU की जो ऑनलाइन एग्जाम ली गई थी उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर हम लोग अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पर पार्ट हम लोग नियर अबाउट 10 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम वैसे ही कुछ 10 MCQs डिस्कस करेंगे और ये कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मे बी पॉसिबल इन क्वेश्चंस में थोड़ी बहुत एरर हो सकती है या ऑप्शंस में जो हमें पता नहीं चले हैं ऑप्शंस उसमें मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के थ्रू जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उसके बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो भी आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा जस्ट उसका फॉर्मेट समझने के लिए हम इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है, इफ देयर आर 11 डिस्क गिवन इन टॉ। टॉ क्या होता है? टॉ स्टैंड्स फॉर दी टावर ऑफ हनोई। ठीक है, तो टावर ऑफ हनोई एक प्रॉब्लम होती है जहां पर अलग अलग कंटेनर्स को रियल टाइम में अगर हमें शिफ्ट करना होता है, बहुत सारे कंटेनर होते हैं और उससे हमें शिफ्ट करना है, तो एक कंटेनर से मीन्स एक ट्रैक, जैसे मान लीजिए कि एक पूरा ट्रक रखा है, उसके ऊपर से दूसरे ट्रक पर शिफ्ट करना है कंटेनर को और वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेनर होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, एक सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पाता और वो पर्टिकुलर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग टावर ऑफ हनोई जो है उसका लॉजिक यूज करते हैं। यू हैव टू ट्रांसफर इट फ्रॉम रॉड ए टू रॉड सी एंड बिटवीन ए एंड सी रॉड देयर इज अ रॉड बी। देन हाउ मेनी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर ऑल डिस्क टू रॉड सी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमको काउंट करने हैं। समझिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होंगी वो बतानी है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह का कंसेप्ट आपको दे रखा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रॉड दे रखा है, समझिएगा यहाँ पे कि एक रॉड आपको यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, सेकेंड रॉड आपको दे रखा है और थर्ड रॉड दे रखा है। तो ऐसे टोटल आपको 3 रॉड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। मान लीजिए ये रॉड ए है, ये रॉड बी है और ये रॉड सी है। अब रॉड ए के ऊपर आपको अलग अलग तरह के टोटल 9 कंटेनर्स आपको पुट किए, मतलब दिए हुए हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक डिस्क आपको ये दे रखी है, इस तरह से टोटल 11 डिस्क आपको दे रखी है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे इनको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन सभी डिस्क को मुझे ट्रांसफर करना है रॉड सी के अंदर और उसी ऑर्डर में ट्रांसफर होना चाहिए। मीन्स जब यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो नीचे सबसे पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, 3 4 एंड 5, इसी ऑर्डर में मुझे पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इसको डायरेक्टली पुट करता हूँ तो सबसे नीचे जो है वो डिस्क नंबर 5 आ जाएगी, फिर आएगी 4 और ये ऑर्डर मिसमैच हो गया क्योंकि ये ऑर्डर तो हमें चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मिस्टेक हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरमीडिएट रॉड है इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे हेल्प लेंगे, तो सबसे पहले हम इसको बी में ट्रांसफर करेंगे। तो 1 2 मीन्स ये 5 हो गया, ये 4, ये 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले बी में पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इन स्टेप्स को फिर बी से सी में ट्रांसफर करना है। लेकिन ये जस्ट मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा डिस्क को ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेप्स बढ़ जाती हैं। मीन्स कि जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बड़ा ब्लॉक है, उसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर और छोटा ब्लॉक रखा है और ट्रांसफर करना है, तो वहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो कभी भी इस तरह का टावर ऑफ हनोई का क्वेश्चन अगर आता है और आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है कि आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज 2n-1। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बेसिकली याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होती है वो होती है 2n-1। तो यहाँ पे n मतलब क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ डिस्क। तो जितनी भी नंबर ऑफ डिस्क आपको यहाँ पे दे रखी हैं वो आपका हो जाता है n। ठीक है, तो n यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ डिस्क। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 11 दे रखी है। तो पुट करिए इस फॉर्मूले में, तो 2n-11 - 1
तो ये हो जाएगा आपका 2⁻11। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होता है 2048 -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2047। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो 11 डिस्क को ए रॉड से सी रॉड में शिफ्ट करना है और बीच में एक रॉड है बी, तो आप कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करोगे, मींस कितने नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जाके आपका करेक्ट मतलब जो सीक्वेंस है वो बनने वाला है सी डिस्क के अंदर, तो वहां पे आंसर आ जाएगा आपका 2047 स्टेप्स के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो पूछा गया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो आपको अभी आइडिया आ गया होगा कि इस तरह का फॉर्मूला आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है। एआई का जो हमारा सेशन चलता था उसमें मैंने क्रिप्ट एरिथमेटिक के ऊपर या क्रिप्टोग्राफिक एरिथमेटिक, जिसमें हम लोग कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम जो होती हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, और मैंने ये पूरा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं इसका मैंने तरीका भी उसमें सिखाया था। तो यहाँ पे देखिए आपको उसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया है, 1 + 1 + 1 + 1 = आपको बोल दिया 10। तो इसमें से n और e की वैल्यू क्या होगी ये आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको, अगर देखिए ऑप्शन नहीं होते तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, लेकिन आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शंस दे दिए हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके 2 रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला रूल था कि जो डिजिट्स हम कंसीडर करने वाले हैं वो 0 से 9 के बीच में होने चाहिए, और सेकेंड कंस्ट्रेंट जो था इसका वो क्या था, नो डुप्लीकेशन, मतलब कि इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो हमें बस ये 2 रूल्स को फॉलो करना है और आपका ये क्रिप्टोग्राफिक अरिथमेटिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, e की वैल्यू 4, तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो देखिए 4 4 4 4, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है 4 4 जाए यहाँ पे 16 हो जाएगा, मीन्स n की वैल्यू होगी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 चला जाएगा कैरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 6 6 6, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 6 4 जाए यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे दैट इज 24 प्लस 1 कैरी, तो यहाँ पे 1 कैरी है उसको मिला के क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 25। तो यहाँ पे फिर से तो e की वैल्यू 5 आनी चाहिए और 1 कैरी जाएगा। तो देख रहे हो कि जब आपने e की वैल्यू 4 ली है तो सेकंड टाइम e की वैल्यू 5 कैसे आ सकती है, मीन्स ये वाला आंसर रॉन्ग है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सेकेंड वाला ट्राई करो, देखिए e की वैल्यू 1 रख के देखो तो 1 1 1 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और n की जगह पे जब आप 4 रखोगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो 4 4 जाए यहाँ पे 16 हो गया। तो n की वैल्यू आपकी 4 आ रही है e की वैल्यू 1 रखने पे, और सेकेंड टाइम e की वैल्यू आपकी क्या मिल रही है यहाँ पे 6 मिल रही है, देखिए, और यहाँ पे 1 आ रही है। तो e की वैल्यू सेकेंड टाइम 6 कैसे पॉसिबल जब आप फर्स्ट टाइम 1 ले रहे हो, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो भी आपका रॉन्ग है। उसी तरह से सभी ऑप्शन आप ट्राई करिए, जैसे डी ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं e की वैल्यू लेता हूँ 2 2 2, ठीक है, तो ये हो गया आपका n की वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं n की जगह 8 8 8 8 लूंगा तो 8 + 8 + 8 + 8 कितना होता है 32, तो 2 यहाँ पे e की वैल्यू आ जाएगी और कैरी चला जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि e की आपको सेम वैल्यू मिल रही है और n की वैल्यू 8 मिल रही है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्रिप्टोग्राफिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम अगर आपको दी है तो आप इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको कवर करवाया था और मैंने बताया भी था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कितनी होती है, बिगो ऑफ b⁻d, जहां पर b जो है वो क्या होता है आपका ब्रांचिंग फैक्टर, कि कितनी ब्रांचिंग्स है वहां पे, ठीक है। तो ये आपका ब्रांचिंग फैक्टर हो जाता है, और d होता है आपका डेप्थ, ठीक है, कि कितने डेप्थ तक आप उसको सर्च कर रहे हो। तो ब्रांचिंग फैक्टर रेस टू डेप्थ आ जाएगा आपका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो BFS के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मिलती है, बिगो ऑफ b⁻d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अल्फा बीटा प्रूनिंग अल्फा इज, तो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ठीक है। अल्फा बीटा प्रूनिंग जो थी वो हमने डिस्कस भी किया था कि मिनीमैक्स के अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको, ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए हम अल्फा बीटा प्रूनिंग का यूज करते हैं।
और अल्फा वहां पे हम क्या कंसीडर करते थे, एज अ मैक्स वैल्यू कंसीडर करते थे, मींस एज अ मैक्सिमाइजर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखेंगे तो मैक्सिमाइजर के अंदर क्या आएगा आपका, मिनिमाइजर आपका रॉन्ग आंसर आ जाता है, मिनिमाइजर आपका रॉन्ग आ जाता है, मैक्सिमाइजर में आपको एवरेज बाउंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये बाउंड बेस पे वर्क करता है, इसमें दो बाउंड्स होते हैं, एक अपर बाउंड होता है और एक लोअर बाउंड होता है। ठीक है, जिसमें से जब हम मैक्सिमाइजर की बात करते हैं तो मैक्सिमाइजर आपका लोअर बाउंड पे वर्क करता है और अपर बाउंड पे आपका मिनिमाइजर वर्क करेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, याद होगा आपको, नोड्स हम कंसीडर करते थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर नोड्स मान लिए। ठीक है, जिसमें ये आपका टर्मिनल नोड हो गया, यहाँ पे मान लो 2, 3, 5 और ये 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, तो अल्फा मीन्स आपका क्या हो गया यहाँ पे मैक्सिमाइजर, ये आपका हो गया मिनिमाइजर। ठीक है, तो मिनिमाइजर का टास्क क्या होता है, मिनिमाइजर का टास्क क्या होगा यहाँ पे कि अपर बाउंड में जो अल्फा है उसके लिए मिनिमम वैल्यू सजेस्ट करें। ठीक है, जिससे इसका फायदा हो। बीटा क्या चाहेगा कि अपोनेंट को कम से कम पॉइंट मिले, तो ये मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ से मिनिमम हो गई 2 और यहाँ से मिनिमम हो गई 5। अब अल्फा जो है वो क्या चाहेगा कि इन दोनों लोअर बाउंड से इसे क्या मिले, मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, लोअर बाउंड से मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा, तो लोअर बाउंड से मैक्सिमम वैल्यू में देखो क्या मिलेगा, 5। तो इस तरह से इसको आंसर मिल जाता 5। मींस बेसिक कंसेप्ट यही है कि मैक्सिमाइजर अपनी मैक्सिमम पॉइंट्स वहां पे गेन करना चाहेगा और मिनिमाइजर जो अपोनेंट होगा वो चाहेगा कि सामने वाला जो है अल्फा जो है उसको मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा बीटा प्रूनिंग होती है, जिसमें आपका लोअर बाउंड और मैक्सिमाइजर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, बेसिक सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वैलिड है, सेटिस्फाइबल है, कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर वैलिड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों चारों के चारों ऑप्शंस मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो ये सारे ऑप्शन मैंने प्रैक्टिस में भी बताए थे। तो वैलिड का मतलब क्या होता है, ऑल ट्रू। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी का मतलब, सेटिस्फाइबल का मतलब क्या होता है, सम ट्रू। ठीक है, मतलब कुछ ट्रू होने चाहिए, कुछ ट्रू नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सेटिस्फाइबल। कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड है थोड़ा सा अलग वर्ड यूज किया था, लेकिन इसी को हम कहते थे अनसेटिस्फाइबल। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में भी हमने क्या डिस्कस किया था, अनसेटिस्फाइबल डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या था, ऑल फॉल्स। यहाँ पे क्या मीनिंग था इसका, ऑल फॉल्स। ठीक है, तो जो अब पहली बात तो देखिए, जो वैलिड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो नहीं सकता, देखिए कि दोनों की ऑल फॉल्स भी है, ऑल ट्रू भी है। ठीक है, और मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो स्टेटमेंट क्या है, पहली बात तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे पता चला, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली, तो मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आपको फॉल्स मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीटली फॉल्स है, तो आपको आंसर क्या मिल जाता है यहाँ पे, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी या अनसेटिस्फाइबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच NLP stands for Natural Language Processing phase, मीन्स NLP के हमने अलग अलग फेजेस डिस्कस किए थे, टोटल 5 फेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें पार्स ट्री इज जनरेटेड। देखिए, तो पार्स ट्री मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मैंने NLP के अंदर लेक्चर्स अभी लिए नहीं है, कुछ MCQs मैंने प्रोवाइड किए थे, जिसमें देखिए पार्स ट्री जो है वो कहाँ जनरेट होती है। ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में टोटल 5 स्टेप्स होती हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप आपकी होती है, स्टेप 1 के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल, जिसको हम लेक्सिकल भी कहते हैं, और सेकंड स्टेप आ जाती है आपकी जिसमें आपका आ जाता है सिंटैक्टिक। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल टोकन्स में हम उसको ब्रेक कर देते हैं, मॉर्फिन्स के अंदर ब्रेक करते हैं, और सिंथेटिक जो होता है वो इन्हीं टोकन्स का या मॉर्फिन्स का यूज करके एक ट्री जनरेट करता है, जिसे हम सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मतलब इस तरह से ट्री फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये कहाँ होता है, सिंटैक्टिक फेज के अंदर होता है। सिमेंटिक क्या करता है, उन वर्ड्स का जो ट्री जनरेट हुई है तो वो मीनिंगफुल है कि नहीं वो चेक होगा, और प्रैग्मेटिक जो है वो उसको इंटरप्रीट करेगा
मीनिंग जो है उसका वो प्रॉपर है कि नहीं उसको इंटरप्रेट करता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि री इंटरप्रेट करके वो फाइनल डिसीजन देता है कि यस योर ऑल लॉजिक्स और गिवन सेंटेंस फ्रेज इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता सिंथेटिक। नेक्स्ट देखिए इंस्टेंस यूज्ड फॉर डैश। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो दो तरह की चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होता है आपका इंस्टेंस और एक होता है आपका इज। तो दो तरह के रिलेशंस होते थे। ठीक है, तो इंस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंस मींस एक तरह से वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्लास के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है मींस क्या हो गया कि वो क्लास को बिलोंग करता है, क्लास का एज अ मेंबर पार्टिकल, मतलब एज अ पार्टिसिपेंट है, मेंबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये क्लास मेंबरशिप रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ क्लास मेंबर। और इज अ रिलेशनशिप जो होती है वो अलग अलग क्लास मेंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, जिसमें हम बताते हैं क्लास इंक्लूजन। जब हम एक्चुअली क्लास इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जब एक तरह से हम लोग इनहेरिट करते हैं तो हम इज अ प्रॉपर्टी का ज्यादातर यूज करते हैं। तो इज अ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा यूज होती है। इज है, हैज है, मिक्स की एक क्लास है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो हम उस ए क्लास जो है वो बी, तो बी क्लास किसको बिलोंग करती है, ए क्लास को बिलोंग करती है। तो हम क्या कहेंगे, इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, मींस बी इज अ सब क्लास ऑफ ए और ए इज अ पेरेंट क्लास ऑफ बी। तो वहां पे इज अ रिलेशनशिप मतलब क्या, क्लास इंक्लूजन होता है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इंस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, क्लास मेंबरशिप। नेक्स्ट देखिए फ्रेम इज collection of attributes and associated values describing the real world entity, the statement is false or true। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ये ट्रू है। हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि फ्रेम क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेम्स क्या होते हैं, तो फ्रेम एक्चुअली रिलेशन होता है या फिर हम उसको कहते हैं टेबल। ठीक है, टेबल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो उसको फ्रेम कहते हैं, जिसमें क्या होगा टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ले लिया, एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू, तो एट्रीब्यूट 1 मान लीजिए कोई सीरियल नंबर है तो 1 2 आ गया। यहाँ पे मान लीजिए कुछ नेम है तो यहाँ पे नेम आ गया n1 n2 करके। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन है कि हम उसमें एट्रीब्यूट यूज करते हैं और उसके साथ हम कुछ वैल्यूज को एसोसिएट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज के साथ में। डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो डेटाबेस में भी फ्रेम यूज होता है। ठीक है, आपने एक्सेल शीट पे कभी काम किया हो तो आपको आइडिया होगा, उसमें भी हम फ्रेम्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन इज यूज्ड इन डैश डैश। ठीक है, तो पहले तो प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि रिफ्यूटेशन किसमें यूज होता है, रिजोल्यूशन मेथड के अंदर यूज होता है, जहां पे हम प्रेडिकेट लॉजिक्स को क्या करते थे, प्रूफ करके दिखाते थे। मतलब कोई क्वेरी अगर पूछी गई है तो उस पर्टिकुलर क्वेरी को हम क्या करते थे, करेक्ट है कि नहीं वो बताते थे, और वो बताने के लिए हम प्रूफ करने के लिए रिफ्यूटेशन का यूज करते थे। रिफ्यूटेशन क्या होता है, पहले तो समझिए यहाँ पे रिफ्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो रिफ्यूटेशन का मतलब होता है जो भी हमको क्वेरी दी है, जो भी सेंटेंस हम ले रहे हैं उसको कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चलो। अब इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी मान के चलो मींस क्या करो कि जैसे यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि एप्पल इज अ फ्रूट, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया एप्पल इज फ्रूट। ठीक है, तो मैं इसे प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, पहले इसका कॉन्ट्राडिक्टरी लेके चलूंगा। मींस क्या, पहले मान के चलता हूं एप्पल इज नॉट अ फ्रूट, एप्पल इज नॉट अ फ्रूट। ठीक है, तो ये मैंने नेगेशन लगा दिया यहाँ पे, उसका नेगेटिव ले लिया। मान लीजिए अगर ये P है तो इसको मैंने क्या मान के चला, नेगेशन P मान के चल रहा हूं मैं। अब मैं नेगेशन P मानने के बाद क्या करूंगा, इसको मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं फॉल्स साबित कर दूं। समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डीप नॉलेज है यहाँ पे कि मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट को नेगेशन मान लिया और नेगेशन P को मैं क्या करूंगा, फॉल्स साबित करूंगा, प्रूफ दूंगा कि ये फॉल्स है। मींस कि अगर नेगेशन ऑफ P इज फॉल्स तो ऑब्वियसली नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मींस नेगेशन कैंसल, तो हम कह सकते हैं कि P इज ट्रू।
ठीक है। तो P को साबित करने के लिए हम नेगेशन ऑफ P को फॉल्स साबित करते हैं और इसी मेथड को हम कहते हैं रिफ्यूटेशन मेथड या प्रूफ बाय रिफ्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ यूज होता था, ये रिजोल्यूशन मेथड के अंदर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पॉपुलर सेम एज प्रोलॉग इन AI। देखिए प्रोलॉग लैंग्वेज जिसे हम प्रोग्रामिंग लॉजिक कहते हैं, ठीक है, तो मैंने करवाया हुआ था, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया भी है, ठीक है। प्रोलॉग मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं। सिमिलरली इसके अलावा लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। लिस्ट प्रोसेसिंग जो है उसे भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूज करते हैं, उसी तरह से उतनी ही पॉपुलर लैंग्वेज है और उतनी ही ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है। तो लेकिन हम खास करके प्रोलॉग में वर्क करते हैं, लेकिन प्रोलॉग के अलावा भी लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प के अंदर भी वर्क करते हैं। तो जैसे कि आप बेसिकली ये ऑप्शन तो कोई भी सिलेक्ट कर लेता, सी एंड कोबाल तो ऑप्शन में आते ही नहीं है, ठीक है, बेसिकली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे और देख सकते हो कि बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपके आंसर्स यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस के सॉल्व किए हैं। मे भी पॉसिबल, देखिए कुछ ऑप्शंस मेरे मिसिंग है या फिर कुछ डेटा अलग हो सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो सकता है। तो ये तो जैसे स्टूडेंट्स की मेमोरी बेस पे जितना बच्चों को याद था उस बेस पे ये क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिससे क्या हो कि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनको सॉल्यूशन थोड़ा आइडिया आ जाए कि अच्छा क्या कहाँ मिस्टेक हो रही है उनकी या कहाँ मिस्टेक की थी उन्होंने, या फिर जो बच्चे एग्जाम और देने वाले हैं उनको एक हेल्प हो जाए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता चल जाए कि अच्छा हमें प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है। तो देख सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, मीन्स आपको एकदम बारीकियां डिटेल में पता होना चाहिए। अगर डिटेल से आपको पता है तो आप इजीली वो पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो मेन चीज तो यही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और स्टेटमेंट्स बाय स्टेटमेंट एआई में पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक के स्टेटमेंट्स मींस डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप फंस सकते हो। तो इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। आने वाले लेक्चर में पार्ट 2 के अंदर हम और भी अच्छे क्वेश्चंस, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जैसे कि नेक्स्ट पार्ट 2 जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए और आप इजीली उसका सॉल्यूशन देख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपने एंजॉय किया हो। थैंक यू।